दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं पीआईबी न्यूज एनालिसिस और अन्य जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनका भी एनालिसिस देखेंगे और डेली का जो क्वेश्चन मेंस के लिए दिया जाता है उसको भी आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले जो पीआईबी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज बनी है ये ग्राम उद्यमी प्रोजेक्ट को लेकर के है। सबसे पहले ये जो ग्राम उद्यमी प्रोजेक्ट है इसे भारत के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा शुरू की गई है। तो नाम से ही पता चला ग्राम उद्यमी प्रोजेक्ट। तो ये किसके लिए है? तो इसका उद्देश्य है जो स्किल ट्रेनिंग है, स्किल ट्रेनिंग को इन्हेंस करके यानी जो ट्राइबल कम्युनिटी यानी जनजाति समुदाय है उनमें स्किल ट्रेनिंग प्रदान करना। और इससे क्या होगा, भारत में जो समावेशी विकास हुआ, समावेशी वृद्धि की बात हो रही है, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके अंतर्गत दो काम किए जाएंगे, एक अप स्किल और दूसरा मल्टी स्किल्ड। यानी अप स्किल का मतलब हुआ जो आपके पास स्किल है उसको और ज़्यादा बूस्ट किया जाएगा, उसमें और अधिक वृद्धि की जाएगी। दूसरा मल्टी स्किल का मतलब क्या हुआ कि एक ही व्यक्ति को कई हुनर सिखाए जाएंगे ताकि वह एक साथ यानी कई क्षेत्रों में क्या कर सके, रोजगार प्राप्त कर सके। तो इससे क्या होगा, यानी अप स्किल और मल्टी स्किल्ड जब स्टूडेंट छात्रों को प्रदान की जाएगी तो इससे जो एम्प्लॉयबिलिटी है उसका भी क्या होगा, सृजन होगा। इसके अलावा अन्य इसमें कौन से एरिया हैं जिस पे फोकस किया गया, तो इसमें कैसे रोजगार के अवसर पैदा हों, चाहे वो ग्रामीण स्तर पे हो और चाहे वो शहरी स्तर पे हो। यानी लोकल एंड रूरल इकोनॉमीज यानी कि स्थानीय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कैसे रोजगार का सृजन किया जाए, इस पे भी मुख्य फोकस किया गया है। इस योजना का क्रियान्वयन अभी फिलहाल के लिए 6 राज्यों में किया जा रहा है। इनमें से कौन है? राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। तो ये मानचित्र बना करके भी 6 राज्य आप बिल्कुल दिमाग में बैठा सकते हैं। तो ये तो आपका ये राजस्थान हो गया, ये गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया। 3 इधर, इसी महाराष्ट्र से सटा हुआ मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से सटा हुआ छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के ऊपर यहीं झारखंड। तो ये वाला 6 राज्यों में यानी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में इस योजना को शुरू किया गया है। इसमें बिल्कुल स्थानीय स्तर पे लोगों को क्या ट्रेनिंग प्रदान की जाती है ताकि वो रोजगार प्राप्त कर सके। इसमें किस चीज़ की ट्रेनिंग प्रदान की जाती है? तो ये इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग प्रदान की जाती है, सोलर फोटोवोल्टिक जो इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन है, यानी अब सौर ऊर्जा को भारत सरकार बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही, तो इसके लिए टेक्नीशियन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये सोलर पीवी इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन की ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। इसके अलावा जो व्हीलर यानी टू व्हीलर, जो टू व्हीलर रिपेयर होते हैं, मेंटेनेंस होते हैं, इसकी मैकेनिक्स प्रदान की जाती है। इसके बाद ITES विद गवर्नेंस ऑफिसर्स, यानी इसमें ITES की ट्रेनिंग यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज की ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कुल मिला के समावेशी विकास वाले इसमें सारे बिंदु को शामिल किया गया है। तो इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती और मशरूम ग्रोवर जो मशरूम को उगाते हैं उनको भी ट्रेनिंग इसमें प्रदान की जा रही है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। और जब भी आपका आए कि भारत में जो जनजाति समुदाय है उनके समावेशिता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं भारत सरकार का, तो वहाँ पर इस स्कीम का आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो ग्राम उद्यमी प्रोजेक्ट। अगला ये आपका क्वेश्चन है कि 12वां जो डिफेंस एक्सपो 2022 होने वाला है ये कब होगा? तो ये 18 से 22 अक्टूबर को होगा और ये गांधीनगर गुजरात में होगा। और इसमें फोकस किस पे होगा? तो ये स्थल, वायु, नौसेना, होमलैंड सिक्योरिटी सिस्टम, इन सब पे इंटीग्रेटेड
समन्वित रूप में फोकस किया जाएगा। इसके अलावा 36वें जो राष्ट्रीय खेल हो रहे थे गुजरात में, उनका क्या हो गया, समापन हो गया। तो इसमें सबसे शीर्ष विजेता कौन रहा है, तो शीर्ष विजेता में द सर्विसेज टीम रही है, जो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंतर्गत आती है। इसके द्वारा सबसे अधिक पदक जीते गए और इसमें 61 इसके गोल्ड हैं, 35 सिल्वर हैं और 32 किसे ब्रांज हैं। तो इसमें 32 ब्रांज हैं, 35 सिल्वर और 61 कितने हैं, यानी 61 इसमें गोल्ड जीते गए हैं। बात करें सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, तो इसकी स्थापना 1919 में की गई थी और इसी के साथ जो स्पोर्ट्स सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है, इसको राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी से भी नवाजा गया है। अगला फिर पीआईबी में इंपॉर्टेंट न्यूज बना हुआ था कि वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस और आरोग्य, इसका कौन सा 9वां संस्करण का आयोजन कब होगा, तो ये वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो का आयोजन 8 से लेकर 11 दिसंबर 2022 के बीच होगा। कब होगा, 8 से लेकर 11 दिसंबर 2022 के बीच होगा। गोवा की राजधानी पणजी में ये होने वाला है। इसमें प्रमुख रूप से जो कैंपेन चलाया जाएगा यानी चलाया जा रहा वो कौन है, हर दिन हर घर आयुर्वेदा, हर दिन हर घर आयुर्वेदा, ये प्रमुख रूप से क्या होगा, कैंपेन चलाया जाएगा। और इसमें प्रत्येक भारतीय जीवन में 3 जे की बात की गई है, यानी कितने, 3 जे, और जे का मतलब हुआ पहला जे जन संदेश, अगला जे जन भागीदारी, अगला जे जन आंदोलन। तो जन संदेश, पहले संदेश दो, तो जन संदेश, फिर भागीदारी को सुनिश्चित करो, तो जन भागीदारी, और फिर ये जब जन संदेश और जन भागीदारी सफल हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, हर घर हर दिन हर घर आयुर्वेदा एक जन आंदोलन बन जाएगा, एक जन आंदोलन क्या है, बन जाएगा। अगर अगले क्वेश्चन की ओर अगर बात करें इसी में, तो इस बार की जो फोकल थीम है, क्या फोकल थीम किसको रखा गया, तो ये थीम भी ध्यान रखिएगा, आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ, आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ रखा गया। आखिरकार भारत सरकार ये आयुर्वेदा को इतना क्यों प्रमोट कर रही है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि पिछले 8 वर्षों में जो आयुर्वेदा से संबंधित बाजार था, इसमें अच्छा उछाल देखा गया है। यानी पहले 3 बिलियन यूएस डॉलर का हुआ करता था, जो इंक्रीज होकर के कितना 18 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। यानी पिछले 8 वर्षों में देख लो आप कितने गुना की वृद्धि हुई है, तो 3 बिलियन यूएस डॉलर से ये इंक्रीज होकर के 18 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है। इसी के साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो आयुर्वेदा है ये इसी से संबंधित क्या है, धन्वंतरी जयंती, ये हर साल कब 23 अक्टूबर को मनाई जाती है। और जो भारत में आयुर्वेदा के लिए जो नोडल एजेंसी है उसे किसे, तो ऑल इंडिया, यहाँ देखिएगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो नई दिल्ली में स्थित है, इससे नोडल एजेंसी के रूप में बनाया गया है। अब अगला जो चोल वंश से रिलेटेड इसमें द हिंदू में न्यूज थी, उसको इसमें इंक्लूड की गई है। तो चोल वंश स्थानीय शासन के लिए प्राचीन काल में कहा जाए तो ये फेमस था, जाना जाता था। तो ये आज का जो स्थानीय शासन, पंचायती राज व्यवस्था आप देख रहे हो, लोकल गवर्नमेंट्स आप देख रहे हो, अगर इसका उन्नतशील संस्करण आपको देखना हो तो कहाँ आपको मिल जाएगा, चोला डायनेस्टी में देखने को मिल जाएगा। अब इसका चोला डायनेस्टी को समझने के लिए कुछ ना कुछ तो साहित्यिक या कुछ ना कुछ अभिलेख इंस्क्रिप्शन होंगे जिससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें मुआरुला और कंबा रामायण, मुआरुला और कंबा रामायण ये 2 इसके क्या हैं, यानी ग्रंथ है। इसके अलावा उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन, यानी परांतक चोल से संबंधित कौन है, उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन है, जिससे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगर इसमें प्रमुख शासकों की बात करें तो राजराज प्रथम जो 985 से लेकर 1014 एडी के बीच में क्या करता, शासन करता है। इसके द्वारा जो वेस्ट कोस्ट है श्रीलंका का, इसको और मालदीव को पूरी तरीके से जीता जाता है। इसके अलावा अगर स्थापत्य कला की बात करें तो राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर जो तंजौर में स्थित है,
10 ईस्वी यानी 1010 ईस्वी में इसी राजराज प्रथम के द्वारा बनाया जाता है। तो ये राजराज प्रथम का ये राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में 1010 AD में बनाया गया। और साथ में ध्यान रखिएगा श्रीलंका का जो पश्चिमी तट है और साथ में मालदीव, इनको पूरी तरीके से ये इसी राजराज प्रथम के द्वारा जीता गया था। इसी के बाद अगला जो शासक होता है वो राजेंद्र प्रथम होता है। राजेंद्र प्रथम 1012 से लेकर 1044 AD के बीच में रहता है। इसके द्वारा गंगई कोंड चोलपुरम नामक शहर की स्थापना की जाती है और पूरी तरीके से जो सीलोन श्रीलंका था इसका भारत में विलय कर लिया जाता है। जहाँ पर राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, वहीं पर राजेंद्र प्रथम के द्वारा राजेश्वरम मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। अंतिम जो चोल डायनेस्टी का शासक होता है उसका नाम राजेंद्र थर्ड होता है, जिसको जातवर्मन सुंदर पांड्य सेकंड के द्वारा पराजित कर दिया जाता है और यहीं से चोल डायनेस्टी का पतन हो जाता है। अब चोल डायनेस्टी में कुछ आपकी एग्जाम के लिए जो मोस्ट अन्य अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, स्थापत्य, इसके लिए पॉइंट हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। जैसे जो भूमि मापन के लिए, लैंड मेजरमेंट के लिए क्या प्रयोग किया जाता था, तो कुली है, माँ है, बेली है, पट्टी है, पड़ा गाम है। तो ये आप बिल्कुल रट लीजिए, कुली है, माँ है, बेली है, पट्टी, इसमें पट्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कुली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पडागाम इम्पॉर्टेंट है। तो कुली, माँ, बेली, पट्टी, उसके बाद पडागाम, ये सब लैंड मेजरमेंट के क्या थे, इंस्ट्रूमेंट थे। इसके अलावा चोल डायनेस्टी में ऐसे नहीं कि जो मना गया टैक्स शासक के द्वारा लगा दिया गया, यानी भू राजस्व जमीन पे टैक्स वसूलने के लिए, बल्कि इसमें पहले देखा जाता था कि जो मृदा है उसकी फर्टिलिटी, उर्वरता कितनी है, तो मृदा की उर्वरता के आधार पे जो टैक्स है उसको फिक्स किया जाता था, निश्चित किया जाता था। अगला स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो चोल डायनेस्टी के अंतर्गत स्थापत्य बने तो यहाँ पर यानी पहले ईंटों का प्रयोग होता था, लेकिन चोल डायनेस्टी के अंतर्गत पत्थरों का प्रयोग किया गया ताकि स्थापत्य कला को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। यहाँ के जो स्थापत्य कला है उनमें गर्भगृह, विमान, शिखर, ये यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और यहाँ पर जो मंदिर बने ये द्रविड़ कला शैली का यानी क्लाइमेक्स हैं। द्रविड़ कला शैली का उत्कर्ष बिंदु अगर आपको देखना हो तो चोल डायनेस्टी के अंतर्गत आप देखिए, चोल डायनेस्टी के अंतर्गत जो कांसे की बनी नटराज की मूर्ति है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी तांडव व लास्य दोनों रूप में उसमें दिखाई गई है। तो इससे अलग से आपके क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछा जा चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आइए अगला क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, तो अलग से क्वेश्चन पूछेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अभी जारी की गई है और इसमें दिलचस्प ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था को IMF के द्वारा अपने पूर्व के अनुमान से 0.6% की इसमें कटौती कर दी गई है। कितने 0.6% की क्या कर दी गई है, कटौती कर दी गई है। यानी अब जो रहने वाली पहले 7.4% एस्टीमेट की गई थी IMF के द्वारा, लेकिन अब कितनी, तो ये 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया। वहीं 2023-24 के लिए ये और कम होगी, कितनी 6.1% कम होगी। तो जब भी मेंस में कोई क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था का आता है तो इंट्रो में भी आप ऐसे डेटा से क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स का आंसर शुरू कर सकते, तभी आंसर अच्छा माना जाता है। तो वहाँ आप शुरू कर सकते हो कि हाल ही में प्रकाशित IMF की रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने भारत में अर्थव्यवस्था की सुस्ती व्यक्त की है। अपने पूर्व अनुमान में 0.6% की कमी की है, जो 2022-23 के लिए 7.4% की बजाय अब 6.8% रहेगी और यही 2023-24 के लिए 6.1% रहेगी। अगर 2021-22 की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था ये 8.7% बनी हुई थी।
तो इसमें देखिएगा 23, 24 और 22 में यहाँ आप इनके बीच रिलेशन देखो 6.8 और 6.1, तो कितना, यानी 0.7% का गैप है। तो ऐसे आपको रिलेट करके दिमाग में बैठा लीजिए, याद रहेगा। यानी 6.8% 2022-23 में रहेगा और 23-24 में अब 0.7% कम कर देना तो कितना, 6.1% रहेगा। ठीक, आगे आइए। जबकि वैश्विक स्तर पे वृद्धि दर क्या रहेगी, तो 2022-23 के लिए ये 22-23 के लिए कितना, 3.2% रहेगी, जबकि 2023-24 के लिए 2.7% वैश्विक वृद्धि दर रहने वाली है। अब अगर बात करें IMF की स्थापना कब होती है, तो 1945 में की गई थी। ब्रेटन वुड्स समझौता से वैश्विक स्तर पर वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना 1945 में की जाती है। इसी के साथ वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना 1945 में ही होती है। इसका हेडक्वार्टर्स की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स IMF का कहाँ है, वाशिंगटन DC में स्थित है। अमेरिका के वाशिंगटन DC में स्थित है। अब इसी के द्वारा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी निकाली जाती है। तो ग्लोबल फाइनेंशियल यानी वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट पूछा जाए तो इसी के द्वारा, यानी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जिसे शॉर्टकट में GFSR के नाम से जाना जाता, और दूसरी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। दोनों रिपोर्ट ध्यान रखिएगा, दोनों आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट दोनों किसके द्वारा, IMF के द्वारा पब्लिश की जाती हैं। अगला फिर इंटरनेशनल ई-वेस्ट डे 2022 मनाया गया। आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अत्यधिक प्रयोग की कारण वर्तमान समय में जो ई-वेस्ट है, ई-कचरा है, उसकी प्रमुख समस्या व चुनौती विश्व के सामने उपस्थित हुई है। तो इसी के संबंध में, यानी कचरा कम से कम पैदा हो और जो प्रोडक्ट हैं उनका रिसाइकिल किया जाए, रीयूज किया जाए, हैं, तो इसी को सुनिश्चित करने के लिए रिड्यूस किया जाए। तो जो 3R वाले हैं, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, इसी के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए इंटरनेशनल ई-वेस्ट डे 2018 से मनाया जा रहा है। और ये हर साल कब, 14 अक्टूबर 2022, यानी 14 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता, और इस बार 14 अक्टूबर 2022 को भी मनाया गया। अब ये संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में मनाया जाता है, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनुमान भी व्यक्त किया है कि पिछले 5 वर्षों में जो ई-वेस्ट है, ये इसमें 21% का इजाफा देखा गया है। इस डेटा का इस्तेमाल आप मेंस के क्वेश्चन में कर सकते हो। जब भी कोई क्वेश्चन ई-वेस्ट का आए तो वहाँ पर इंट्रोडक्शन या कहीं पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों ई-वेस्ट इतना चैलेंज बना हुआ। और इस बार के PCS मेंस में भी क्वेश्चन ई-वेस्ट और स्पेस वेस्ट से, अंतरिक्ष कचरा से आया था। तो ये पिछले 5 वर्षों में ई-वेस्ट में कितनी 21% की वृद्धि हुई है। ई-वेस्ट प्रोडक्शन वर्तमान में देखा जाए तो कितना हो रहा, 53.6 मिलियन टन हो रहा है। कितना, 53.6। पिछले 5 वर्षों में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो 21% की वृद्धि हुई। वर्तमान में यह 53.6 मिलियन टन प्रोडक्शन हो रहा, लेकिन इसका जो कहा जाए कि अच्छे से कलेक्शन व रिसाइकिल हो पाता, ये मात्र 17.4% का हो पाता है। तो ये चैलेंज है। 2030 तक अनुमान व्यक्त किया गया कि 74 मिलियन टन ई कचरे का उत्पादन होने लगेगा। तो ये कि चैलेंज और बन के उभरेगा। अब ज़रूरत है कि ई वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए। सरकार के द्वारा भी, भारत सरकार के द्वारा भी प्रयास किए गए, वैश्विक स्तर पर भी प्रयास किए गए हैं। तो इसी का आपको ये क्वेश्चन मेंस का भी आपको क्या करना, इसको अटेम्प्ट करना है, इसका आंसर आपको लिखना है। और ये मॉडल आंसर आपको कहाँ मिलेगा, तो ये लर्निंग बाय AP सर जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिलेगा। कचरा ई वेस्ट क्या है, इससे निपटने के लिए भारत के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, मूल्यांकन कीजिए 200 शब्द। तो ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये था आज का डिस्कशन। आज का डिस्कशन यहीं समाप्त करते हैं। इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो ये PDF लर्निंग बाय AP सर टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाती है, तो वहाँ से आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।